एडमिशंस को लेकर उसको इन्फ्लुएंस करके फेवरेबल ऑर्डर लेने की ये कॉन्स्पिरेसी थी। जो तथ्य सामने आए हैं, चाहे उससे अभी ये नहीं एस्टैब्लिश हो ऐसी केस है जिसके वजह से चीफ जस्टिस का उसमें इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, उसकी एक जांच होनी चाहिए। ये पहला चार्ज है, मैं अभी उसको इलैबोरेट करूंगा। दूसरा चार्ज ये है कि इस केस में क्योंकि चीफ जस्टिस खुद इन्वॉल्व थे और चार्ज सीबीआई की एफआईआर में ये था कि उन्हीं को या उन्हीं की बेंच को इन्फ्लुएंस करने के लिए, फेवरेबल जजमेंट लेने के लिए ये घूस देने की पूरी तैयारी करी गई थी, तो वो उस केस से या उससे कनेक्टेड केस से डील नहीं कर सकते थे, चाहे वो जुडिशियल कैपेसिटी में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में। और अगर वो केस उनके सामने आता तो उनको रिक्यूज कर लेना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने उस केस को जुडिशियली भी हैंडल किया। जो केस हम लोगों ने फाइल किया था कि भाई इसमें सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन छोड़ने से तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है उससे उनको ब्लैकमेल करके, और इस वजह से ये जरूरी है कि इसका इन्वेस्टिगेशन एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी के द्वारा हो। लेकिन उस केस को चीफ जस्टिस ने जुडिशियल साइड में भी हैंडल किया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी हैंडल किया, क्योंकि उसमें पहले जस्टिस चलमेश्वर ने ऑर्डर किया था कि भाई 5 जजेस जो सीनियर जजेस हैं उनकी खंडपीठ में इसकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। उसको उन्होंने उस ऑर्डर को रद्द करके और फिर 3 जूनियर जजेस के सामने एक केस लगा दिया। ये दूसरा मिसकॉन्डक्ट का चार्ज है। उसके बाद 8 नवंबर को जब जस्टिस चलमेश्वर के कोर्ट में इस केस की, कामिनी जायसवाल वाले केस की हियरिंग हो रही थी, तो एक रजिस्ट्रार दौड़ के उनके कोर्ट में आया एक मेमो लेकर, जो कि जस्टिस चलमेश्वर के ऑर्डर में उस मेमो को एनेक्स किया गया है, जिसमें ये लिखा था कि भाई अगर कोई मैटर चीफ जस्टिस को छोड़ के किसी और कोर्ट नंबर 2 में मेंशन होता है, जो कि रूल्स में लिखा गया है, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में है तो कोर्ट नंबर 2 में मेंशन होना होता है। अगर वहां मेंशन हुआ है तो वो बेंच कोई बेंच नहीं बना सकती कि कहां वो लगेगा, और उस बेंच को तो सिर्फ चीफ जस्टिस को रेफर करना होगा कहां लगाया जाए। ये मेमो जो है उस समय उनके पास भेजा गया उस समय, और इसके साफ प्रमाण है, सर्कमस्टांसेस हैं जो ये दिखाते हैं कि ये मेमो 8 तारीख को ही लिखा गया, लेकिन इसकी बैक डेट करके ये दिखाया गया कि ये 6 तारीख, उसमें 6 तारीख की डेट डाल दी गई, जो कि एक एंटी डेटिंग और फोर्जरी का मामला है। चौथा चार्ज एक पुराने केस को लेकर है, जिसके प्रमाण हम लोगों को कुछ महीने पहले मिले थे। उन्होंने, जब वो वकील थे उड़ीसा में, तो एक सरकार से एक लैंड अलॉट करवाया था, जो कि एक फॉडर बैंक के लिए, और उन्होंने उसके लिए एक हलफनामा दिया। पहले तो एक एप्लीकेशन में तो ये लिखा कि उनकी फैमिली एग्रीकल्चरल लैंड, कई एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड ओन करती है, और हलफनामे में ये लिख दिया कि ना तो वो ना उनकी फैमिली कोई एग्रीकल्चरल लैंड ओन करती है। तो वो झूठा हलफनामा दिया गया, उस आधार पर अलॉटमेंट हुआ, और बाद में उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एसडीएम ने ये पाया कि ये
फ्रॉडुलेंट एफिडेविट देकर ये अलॉटमेंट किया गया है, उस अलॉटमेंट को कैंसिल किया गया और कैंसिल करने के बाद भी उस लैंड का पोजीशन ऐसा लगता है कि बहुत साल तक सरेंडर नहीं किया गया और सरेंडर 2012 में किया गया। अलॉटमेंट तो बहुत साल पहले हुआ था, कैंसिल भी बहुत साल पहले हो चुका था। ये चौथा चार्ज है। अब मैं पहले चार्ज के बारे में, क्योंकि वो पहला और दूसरा चार्ज सबसे गंभीर चार्ज हैं, पहला दूसरा तीसरा, एक्चुअली चारों चार्ज बहुत गंभीर है। मैं पहला चार्ज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझाना चाहता हूं कि क्यों इसकी जरूरत है। ये मेडिकल कॉलेज केस में चीफ जस्टिस का उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, इसका एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्यों ये जरूरी है? देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि ये सब हम लोगों ने लिखा है, मैं आपको समझा देता हूं। ये केस किस तरह से चला। पहले एक पिटीशन उस मेडिकल कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये आदेश दिया कि सरकार ने परमिशन रिफ्यूज कर दी थी उस मेडिकल कॉलेज को, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेज को, कि इस साल आप एडमिशन नहीं कर सकते, अगले साल भी नहीं कर सकते। उन्होंने रिट फाइल करी। रिट में एक जनरल ऑर्डर हुआ कि सरकार फिर से इसको एग्जामिन कर ले और फिर से पुनर्विचार करके तय करे। सरकार ने पुनर्विचार करके तय किया कि नहीं, हम यही बरकरार रखेंगे, नहीं इनका एडमिशन हो सकता। फिर से प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट ने पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी। उस पिटीशन को 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया कि तुम विड्रॉ करके हाई कोर्ट चले जाओ। अब उस तरह की बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज उसी स्थिति में थे, लेकिन फिर भी इस केस में उन्होंने बोला कि तुम विड्रॉ करके हाई कोर्ट चले जाओ। हाई कोर्ट ने अगले दिन ही एक ऑर्डर दे दिया कि नहीं, इनका एडमिशन प्रोसेस जारी रहे और इनकी बैंक गारंटी भी एनकैश ना करी जाए, क्योंकि 2 करोड़ की बैंक गारंटी भी एनकैश होनी थी सरकारी और मेडिकल काउंसिल के ऑर्डर के तहत। इस पर सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है वो ये दिखाता है कि ये ऑर्डर जो हाईकोर्ट से इन्होंने लिया, इसमें इन्होंने घूस दी। ये सब चीजें सामने आई। सीबीआई ने कुछ इंटेलिजेंस की वजह से फोन टैप कर रखे थे। उनके पास उस फोन टैप से ये पता लगा कि शायद 1 करोड़ रुपया उस हाईकोर्ट जज को दिया गया उस ऑर्डर के लिए। खैर, अगले दिन मेडिकल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने 29 तारीख को, अगले दिन या अगले 2-3 दिन में, 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें यह लिखा है कि मेडिकल काउंसिल का इस प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के जो वकील हैं मुकुल रोहतगी, उन्होंने ये बोला है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर का और कोई फायदा नहीं चाहते सिवाय इसके कि उनकी बैंक गारंटी एनकैश ना करी जाए। उस आधार पर जो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन इनकी पेंडिंग थी मेडिकल कॉलेज की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया 29 तारीख को। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए ये बोल दिया कि ये लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश रिट पिटीशन, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 की रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और फिर वो आर्टिकल 32 की पिटीशन फाइल करी गई और उसमें 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। सीबीआई के पास जो टैप कॉन्वर्सेशंस थे उसमें 2 चीज दिख रही थी। पहला तो ये कि उस हाईकोर्ट जज को 1 करोड़ रुपए दिए गए और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर एक तरह से विड्रॉ कर लिया 29 तारीख को, हाईकोर्ट का ऑर्डर, तब फिर उस जज से 1 करोड़ रुपए वापस मांगे गए। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो रजिस्टर करी सीबीआई ने 8 सितंबर को, उसमें लिखा है। लेकिन उससे पहले
जो हमारी जानकारी, जो पुख्ता जानकारी हमारी है, जो हमने इस कंप्लेंट में लिखी है, 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सीबीआई की टीम मिली और उन्होंने परमिशन मांगी जस्टिस कर दी एफआईआर रजिस्टर करने की। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कहता है कि किसी भी सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती जब तक कि चीफ जस्टिस परमिशन ना दे दे। वो परमिशन चीफ जस्टिस ने 6 तारीख को रिफ्यूज कर दी, जिसकी वजह से सीबीआई उसको रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई और उन्होंने फिर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करी, एफआईआर नहीं रजिस्टर कर पाए और फिर जाकर उन्होंने 19 तारीख को एफआईआर रजिस्टर करी, वो भी सिटिंग जजेस के खिलाफ नहीं, एक रिटायर्ड जज और कुछ बिचौलियों के खिलाफ। इस बीच में अब ये इंपॉर्टेंट है, 4 तारीख को उसकी जो फ्रेश रिट पिटीशन थी उस मेडिकल कॉलेज की, वो 4 तारीख को उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया और 11 तारीख की डेट लगा दी, अगले सोमवार की। और इस बीच के जो कॉन्वर्सेशंस हैं 3 और 4 तारीख के, जिसका ट्रांसक्रिप्ट इस हमारी कंप्लेंट में लगा है, उस ट्रांसक्रिप्ट से बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं कि क्या बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्या करने की बात हो रही है। ये लोग आपस में, ये बातचीत है मेडिकल कॉलेज का। विश्वनाथ अग्रवाल ऐसा लगता है कि उस बिचौलिए का काम कर रहा था, जो एटलीस्ट ये क्लेम कर रहा था कि मैं डायरेक्टली चीफ जस्टिस से बात कर रहा हूं और आपका काम हो जाएगा। अब अगर आप इसमें देखें तो पेज नंबर 10 पर हमने कुछ उसके एक्सट्रैक्ट्स लिख रखे हैं, जो कॉन्वर्सेशन सीबीआई ने रिकॉर्ड करे हैं। पेज नंबर 10 पर जो पहला कॉन्वर्सेशन है 3 तारीख का, उसमें ये लिखा है, ये वी इज विश्वनाथ अग्रवाल। वो कह रहा है, यस आई थिंक इन विच इज देयर, इन विच टेम्पल इज इट, टेम्पल ऑफ इलाहाबाद और टेम्पल इन दिल्ली। मतलब कि इलाहाबाद के मंदिर में है कि दिल्ली के मंदिर में है। हिंदी में था, इसका ट्रांसलेशन है ये। आखिर में वो कह रहा है विश्वनाथ अग्रवाल, यस यस, in that you see this one thing, 100%, our person who is our captain, it is being done through the captain, so what is the problem, tell me। ये काम हमारे कैप्टन के जरिए हो रहा है, इसमें अब क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे जो लिखा है लास्ट लाइन पर, वो कहता है, he knows we people say 200 bahi, 500 bahi, you tell me 500 gamla, we will say 200 gamla there, 100 gamla we will give, 100 we will give later। अब ये साफ है कि पैसों की बात हो रही है, जैसे कि लोग बात करते हैं खोखा पेटी, उसी तरह से यहाँ गमला वगैरह। फिर आखिर में अगले पेज में विश्वनाथ अग्रवाल कह रहा है, नाउ ओनली वन थिंग फादर इज सेइंग, वन थिंग ही इज सेइंग इज दिस कैप्टन ऑफ आवर्स हैज ऑल ओवर इंडिया व्हाटएवर वर्क देयर इज ही इज विलिंग टू डू। साफ जाहिर है कि रेफरेंस किसको है, किसके लिए है। उसके बाद 4 तारीख का जो कॉन्वर्सेशन है, अब देखिए 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश रिट पिटीशन में नोटिस इशू कर दिया और मेडिकल काउंसिल से बोला तुम इसका जवाब दो, और 11 तारीख को लगा दिया। अब 4 तारीख का एक कॉन्वर्सेशन है पेज 11 पर बीच में, वो दूसरी कह रहे हैं, दे से दे फाइल्ड देयर पिटीशन, टुडे दे हैव गिवन अ डेट फॉर मंडे। बिल्कुल उससे टैली करता है कि उन्होंने 4 तारीख को नोटिस इशू करके अगले मंडे 11 तारीख को लगा दिया। दे आर आस्किंग व्हेन, हाउ मच विल इट बी, एंड हाउ एंड सेकेंडली हाउ दे कैन बिलीव देयर वर्क विल बी डन फॉर श्योर। ये विश्वनाथ अग्रवाल से बात हो रही है। उसके बाद आखिर में यादव कह रहा है, सो दैट day I had gone to the high court because see brother what time on in it money was stuck। हाई कोर्ट पहले गए थे, हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए दिया था, हाई कोर्ट से फेवरेबल ऑर्डर ले लिया था पहले। 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने वो रिवर्स कर दिया और बोल दिया कि तुम डायरेक्टली हमारे पास आओ। वो कह रहा है कि हमारा पैसा अटक गया है। नो आई स्पोक सेड वेरी क्लियरली, दैट्स व्हाई वी वेंट।
From there he gave an order. After coming here they dismissed it. मतलब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर विड्रॉ कर लिया. Then they said file a fresh writ petition. उन्होंने बोल दिया कि फ्रेश रिट पिटिशन फाइल करो, डायरेक्टली हमारे पास फाइल करो. अंडर 32 a fresh writ has been filed. It has a date set. The date was pushed to the 11th by them. So what we want is that tomorrow we make your ticket, and for that, sorry, Vishwanath ji will give it to you. Now get our work done for us. ये मतलब मेडिकल कॉलेज का अफसर कह रहा है उनसे. उसके बाद विश्वनाथ अग्रवाल कहता है, नो वर्क इज नॉट इवन 100% बट 500% गारंटी. बट द लगेज विल हैव टू बी गिवन बिफोर, एंड they are saying no to meeting because the government that is going on, tea sellers government that is watching everyone, that is the problem. कह रहा मिल नहीं सकते क्योंकि ये चाय वाले की सरकार चल रही है, वो सबको देख रही है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है उसकी. फिर यादव कह रहा है, नो प्रसाद विल बी नीडेड, वी विल गिव प्रसाद, वी हैव टू गिव द प्रसाद. कि हम प्रसाद देने के लिए तैयार है मंदिर में. वर्क विल बी डन 100%, विश्वनाथ अग्रवाल कहता है, बट आई वॉन्ट गो टू स्पीक टुमारो और डे आफ्टर. यू कीप द लगेज स्टफ रेडी, इफ गिवन वी पीपल विल गेट इट डन 100%. बीच में देखिए, थोड़े और नीचे आइए, विश्वनाथ कह रहा है, नो देयर इज नो प्रॉब्लम, वी विल गेट द वर्क डन. फिर कहता है, नो दे सेड फॉर 1, आई हैड स्पोकन फॉर 1, दे सेड 3, 2.5 हैज टू बी गिवन, 50 विल बी केप्ट विद अस. यानी कि सीधी बात हो रही है कि भाई हमने बोला था 1 और उन्होंने बोला कि नहीं 3, 2.5 उनको देना होगा, 50 हम रखेंगे. उसके बाद आगे अगले पेज पर 4-6 लाइन छोड़ के विश्वनाथ अग्रवाल कह रहा है, यस वी हैड स्पोकन लास्ट टाइम ऑल्सो सर, फॉर 1 दे वर आस्किंग फॉर 3, if 3 is given total will be allowed to ask for those prayers. I told him, he was talking about 5 at that time, they were speaking of 15 bricks, even last time they were speaking only about that. आखिर में विश्वनाथ अग्रवाल कह रहा है, date is 11, so if it can reach us by 6-7, we will get it done. Your work will be done by the 11th. Yadav, do it within 2.5 यार, my capacity is only till 2.5, get it done. तो ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं, इससे ये साफ है कि बात तो बिल्कुल सीधी सीधी चीफ जस्टिस को पैसा देने की हो रही है. अब मैं ये नहीं कहता कि इसका ये मतलब है कि चीफ जस्टिस इसमें इन्वॉल्व थे. हम लोगों ने भी इसमें ये लिखा है कि इसका सीधा सीधा ये मतलब नहीं लगाया जा सकता कि चीफ जस्टिस इसमें इन्वॉल्व थे. लेकिन अगर आप सीक्वेंस देखें कि किस तरह से ये केस प्रोसीड किया, उसमें कई अजीबोगरीब चीजें हुई. कि पहले उनको परमिशन दे दी हाईकोर्ट जाने की, हाईकोर्ट में फिर इस तरह का ऑर्डर हो गया, वो विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिर से उनको परमिशन दे दी सुप्रीम कोर्ट आने की. सुप्रीम कोर्ट में नोटिस भी इशू कर दिया, अगली डेट लगा दी 11, फिर अगली डेट लगा दी 18, और 18 तारीख का भी जो फाइनल ऑर्डर जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली वेबसाइट पर अपलोड होता है 21 तारीख को, जबकि 19 तारीख को सीबीआई अपनी एफआईआर रजिस्टर कर लेती है और रेड करती है, जिसमें 2 करोड़ रुपया बरामद भी किया जाता है इन बिचौलियों के पास से. सवाल ये है कि ऐसे केस में क्या ये कहा जा सकता है कि भाई इसमें तो कोई जज का इन्वेस्टिगेशन होना ही नहीं है, होने की जरूरत ही नहीं है. और जब सीबीआई चीफ जस्टिस के पास गई कि भाई हमारे पास पूरा सबूत है कि इन्होंने हाईकोर्ट के जज ने, शुक्ला ने 1 करोड़ रुपए लिए हैं और वो वापस करने वाले हैं, हमको एफआईआर दर्ज करने दीजिए जिससे कि हम उनको रंगे हाथ पकड़ सकें, तो वो क्यों डिनाई करी गई परमिशन? तो जाहिर है कि इसमें जजेस का इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है. और हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? हमने बोला कि भाई ऐसे केस में एक बहुत बड़ा खतरा ये पैदा हो जाता है कि सीबीआई के पास अगर ये सारे सबूत हैं तो सीबीआई के जरिए सरकार चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल कर सकती है.
और इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में नहीं रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक इंडिपेंडेंट एसआईटी के हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और उस केस को चीफ जस्टिस ने खुद डील कर लिया। हमने उनसे बोला कि भाई इस केस में आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपका मत डील करिए। सुप्रीम कोर्ट